हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। भाई कैसे हो? क्लास थोड़ी सी लेट है, 5 मिनट। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, मतलब स्टार्ट करने में ही लगे हुए थे हम लोग, तो थोड़ा सा टाइम लग गया क्लास को शुरू होने में। ऐसा नहीं है कि मैं लेट आया हूँ, आ तो मैं अपने रेगुलर टाइम जो रहता है, लेकिन एट द इंस्टेंट क्लास शुरू होने से जस्ट पहले थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया और उसको ठीक करने में 2-4 मिनट लग गए। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। क्लास और कोर्स अब अंत की तरफ है सीजीएल वाले बच्चों का। सीएचएसएल वालों बच्चों का तो अभी शुरू हुआ है, तो आप लोगों का भी लगभग लगभग 1.5 महीने में कोर्स कंप्लीट हो ही जाएगा। सीएचएसएल वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं, और सीजीएल वाले बच्चों का तो 15-18-20 दिन में इनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना। तो गुड इवनिंग। प्रॉफिट लॉस के कुछ टाइप हम लोगों ने पढ़े। डिस्काउंट को मैंने अलग उठा के रखा हुआ है, जहां जिन सवालों में डिस्काउंट आएगा उनको हम अलग ही क्लास में पढ़ेंगे और फिर एक क्लास इनकी मिक्स कर लेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की। अभी केवल हम जो टाइप केवल प्रॉफिट लॉस से बनते हैं उन्हीं टाइप्स को हम करने वाले हैं। तो देखेंगे आज कुछ अलग टाइप के सवाल, थोड़े से जो आजकल एसएससी ट्रेंड में है, वो सवाल आज हम देखेंगे। उससे पहले कल एक होमवर्क दिया था, शायद मैंने आपको, यही था क्या? बताना भाई एक बार, क्या उत्तर आया था इसका, है ना? नमस्कार नमस्कार। ठीक है, एक पेन और एक नोटबुक का क्रय मूल्य 600 रुपये और 4,000 रुपये है। ओके, यदि पेन और नोटबुक को क्रम से 20% और 32% की हानि पर बेचा जाए तो दो बिक्री के माध्यम से हुई कुल हानि लगभग कितना परसेंट होगी? लगभग कितना परसेंट होगी? तो सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर मैं बात करूं पेन की और बात करें नोटबुक की, तो पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है? 600 रुपये। नोटबुक का कॉस्ट प्राइस कितना है? 4,000 रुपये। अब सवाल ने क्या कहा कि पेन और नोटबुक को क्रम से, क्रम से का मतलब होता है कि पेन को 20% जो पहला परसेंट आया है, और नोटबुक को 32% जो सेकंड नंबर पे आया है। अब उसने पेन को 20% की हानि पर बेचा है। बच्चे यहां 20% का लॉस और यहां 32% का लॉस। तो जरा बताना, 600 का 20% कितना होता है? क्या 120 रुपये होता है? 600 का 20% क्या 120 होता है कि नहीं? बिल्कुल। अगर इसकी बात करें, 4,000 का 32% कितना होगा? भाई 4,000 का 30% कितना होता है? 1,200। और 2% कितना होता है? 80। तो हो जाएगा 1,280। 32% कितना हो गया? 1,280। कैसा ही किया मैंने? भाई मुझे निकालना था 32%। सामने देखो, 4,000 का 10% कितना? 400। 30% कितना? 1,200। 2% और निकालना है। 1% कितना? 40। 2% कितना? 80। तो 1,200 वहां, 80 यहां, 1,280। टोटल इसका 32% हो गया। अब ये भी लॉस है, ये भी लॉस है। उसने कहा टोटल लॉस परसेंट बता दो क्या होगा। तो भाई यहां आप इनको जोड़ना जरा, कितना आएगा? 1,280 और 120 कितना होता है? 1,400। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 4,600 और इंटू 100, ये टोटल लॉस परसेंट आ जाएगा। जीरो से जीरो खत्म, ये जाएगा 4 तिया 12 और 6 तिया 18, 3 बार तो जाएगा ही जाएगा। आगे बचा 2, 30 पॉइंट समथिंग है, तो 30.43 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो जाएगा 30.43%, ऑप्शन नंबर सी। आसान सवाल था, दोनों कॉस्ट प्राइस दिए हुए थे, लॉस दिया हुआ था, कुल लॉस परसेंट पूछ रहा था। भाई इसमें क्या दिक्कत आई किसी को? आप चाहो तो ऐसे सवालों को एलिगेशन से भी कर सकते हो। जब आपको क्रय मूल्य दिए हो और लॉस या प्रॉफिट जो भी परसेंट हो, तो आप इन्हें एलिगेशन से भी कर सकते हो। हालांकि मेरे हिसाब से एलिगेशन की कोई नीड है ही नहीं, ऐसे भी आसान है। एलिगेशन से अगर चाहो तो एक बार देख लो भाई, एलिगेशन से भी बता देता हूं एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं। और मैंने आपको एक बात और बताया था लास्ट क्लास में कि एलिगेशन मेथड केवल उसी पर यूज करेंगे जहां कॉस्ट प्राइस गिवन होगा। अगर सेलिंग प्राइस गिवन है
तो हम एलिगेशन नहीं यूज करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंट को अगर आप एलिगेशन में लगाते हो तो उससे पहले एक बेसिक रूल जानो, जो मैंने सीजीएल वाले बच्चों को तो शायद बताया भी था मैंने एलिगेशन में, कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो होते हैं जब उनको हम एलिगेट करते हैं तो नीचे रेशियो कॉस्ट प्राइस का आता है। इसीलिए जब कॉस्ट प्राइस गिवन हो तभी हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। देखो, पेन को कितने परसेंट के नुकसान पर? 20% के नुकसान पर। और कॉपी को, नोटबुक को 32% के नुकसान पर। ओवरऑल नुकसान पूछा है, नीचे रेशियो किसका आ जाएगा? 600 का और 4000 का। ये आ जाएगा 2 तिया 6, 2 20 40। बस ये वाला निकालना है आपको भाई। इन दोनों को गुणा करो 20 तिया 60, इन दोनों को गुणा करो 32 दूनी 64, और दोनों को जोड़कर कितने से डिवाइड कर दो? 23 से। ये एलिगेशन से हो जाएगा। क्या किया मैंने? इन दोनों को गुणा किया 20 तिया 60, इन दोनों को गुणा किया 640 और डिवाइडेड बाई 20 और 3 23 से डिवाइड कर दिया। ये एलिगेशन का रूल होता है। ओके, चलो आगे देखें। ये लास्ट सवाल है इस टाइप का, जो आपके पिछले टाइप के सवाल करा रहा था ना मैं लास्ट क्लास में। 2 सवाल बच गए थे, एक मैंने होमवर्क दे दिया था और एक ये, जल्दी से इसे कर लो। और जो मैंने पिछली क्लास में टाइप कराया था ना, मेरी बात याद रखना, आपके एग्जाम में वहां से एक क्वेश्चन 100% आना है। और एक टाइप जो अब मैं आज आपको कराऊंगा वहां से भी एक क्वेश्चन फंसने के पूरे चांस है, क्योंकि एक टाइप वो जो मैंने लास्ट क्लास में कराया और एक टाइप ये जो मैं आज कराऊंगा, ये एसएससी के ट्रेंडिंग टाइप हैं, जो पिछले 2-3 साल में एसएससी प्रॉफिट लॉस चैप्टर से अपनी हाई प्रायोरिटी पर रखे हुए हैं। ये सवाल कर लो पहले जल्दी से कि ए तथा बी के लागत मूल्य का योग 1200 रुपये है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी कराऊंगा, वो क्लास करेंगे हम डिस्काउंट के बाद, क्योंकि वहां डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में वो डिस्काउंट भी देता है। मैंने कहा ना, जिस भी सवाल में डिस्काउंट का जिक्र है वो मैंने लिया ही नहीं है। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, डिस्काउंट के बाद हम पर्टिकुलर एक अलग से क्लास में डिस्काउंट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की कराऊंगा, आप उससे परेशान मत होइए। ए तथा बी के लागत मूल्य का योग 1200 रुपये है। ए तथा बी के विक्रय मूल्य का योग 1390 है। भाई वाह। ए तथा बी पर क्रम से 10% और 20% का प्रॉफिट कमाया जाता है। वाह। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात बता दो कितना होगा। ये शायद ना ठीक है, क्या कर सकते हैं अब, इसका कोई इलाज नहीं है। जो आप कमेंट कर रहे हो इसका कोई इलाज नहीं है। सर मुझे आपसे समझ नहीं आता, एक बच्चा कह रहा है। अब बच्चे आप चाहते हो कि व्लादिमीर पुतिन जी को यहां स्वयं बुलाया जाए, या आप चाहते हो कि और किसको बुलाया जाए? तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अब तो बहुत आगे गाड़ी जा चुकी है। अब तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मुझसे पढ़ो या पढ़ो ही मत। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये जो 3 क्लास शुरू में दी जाती हैं आपको डेमो, इसीलिए दी जाती हैं कि आपको डिसाइड करना है कोर्स खरीदना है कि नहीं। रोजगार विद अंकित पर ऐसा नहीं होता है बच्चे कि आपने कोर्स खरीदा और इन बिटवीन आप कहने लगे हमें इस मास्टर का समझ में नहीं आ रहा, वो मास्टर चेंज हो जाए। नहीं, इस कोई भी टीचर चेंज नहीं होगा, इसीलिए आपको डेमो दी जाती है। या तो आप पढ़ो बैच में या फिर पढ़ो ही मत, 2 ऑप्शन है ना। देखो, ए और बी के लागत मूल्य का योग कितना है? 1200 रुपये। विक्रय मूल्य का योग कितना है? 1390 है। भाई ऐसा है यार, इतना बुरा पढ़ाता हूं मैं? आई एम सैड। ठीक है, तो देखो क्रय मूल्य का योग कितना है? 1200 रुपये। आपसे लास्ट में पूछा क्या है? आपसे लास्ट में पूछा है ए और बी के लागत मूल्य कितना है। ए और बी का जो कॉस्ट प्राइस है। एक बार सॉल्व करने से पहले एक चीज देखो, लागत मूल्य का योग कितना है? 1200, और लागत मूल्य का रेशियो पूछा है। जो मेरा लागत मूल्य का रेशियो होगा ना, वो 1200 से जरूर कटेगा। योग योग। तो अगर मैं यहां देखूं 7 और 5 12,
क्या 1200 से कट रहा है? ये हो सकता है। 9 और 5 14 है, ये 1200 से नहीं कट रहा, ये 1200 से नहीं कटा है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी हटा दो। 15 मिनट बढ़ गई आज तुम्हारी क्लास, 15 मिनट। 11 और 6 17, ये भी 1200 से नहीं कटा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो मैंने हटा दिए। क्यों? क्योंकि मुझे ना लागत मूल्य का रेशियो पूछ रहा है और मैं लागत मूल्य का योग जानता हूं 1200 रुपए है, तो ऑप्शन में जो लागत मूल्य का योग है रेशियो में, वो 1200 से कटना चाहिए। ये दो ऑप्शन तो मैंने इस वजह से हटा दिए क्योंकि इनका जो योग है वो 1200 से ना कट ही नहीं रहा है। तो बचा क्या? 13 और 7 20, 1200 से कटता है? हाँ ठीक है, कटता है। तो दो ऑप्शन एटलीस्ट हटे, दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन बचे। अब इन्हें ना आप ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो। मैं मान के चलता हूं कि ऑप्शन है, मैं आपको बेसिक से भी कराऊंगा, अभी ना ऑप्शन से चल रहे हैं तो ऑप्शन से ही चलते हैं। मैंने कहा 7 और 5 12 यूनिट का मान कितना है? 1200 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना है? 100 रुपए। तो 5 यूनिट का मान 500 और 7 यूनिट का मान 700। ये अलग अलग कॉस्ट प्राइस निकाले। मैं मान के चल रहा हूं ऑप्शन ए मेरा आंसर है। अब उसने कहा ए को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो यहां प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50 रुपया। बी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 140। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 550। इसका कितना आ गया? 840। दोनों का योग हमारा 1390 होना चाहिए। 8 5 13, 5 4 9, यानी कि 1390 आ गया। तो ऑप्शन ए ही मेरा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? मैंने दो ऑप्शन तो हटा दिए क्योंकि वो 1200 से नहीं कट रहे थे योग। मैंने ए को माना 7 और 5 12 यूनिट का मान 1200, एक का मान 100, 500 और 700 क्रय मूल्य आ गए। 10 और 20% का लाभ लिया, जोड़ा, वो 1390 आ गया। अब इसे चलो करते हैं बेसिक से। बेसिक से इसे कैसे कर सकते हैं एक बार देखेंगे। भाई यहां मुझे उसने दिया है कि ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है? कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है? 1200 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है? 1390 रुपए। आप मुझे एक बात बताओ, ए और बी पर उसने 10% और 20% का प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया? 10% और 20% का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 10% ऑफ ए प्लस 20% ऑफ बी बराबर, ये कॉस्ट प्राइस ना ए प्लस बी है, ए प्लस बी कितना है? 1200, और 10% ऑफ ए और 20% ऑफ बी, प्रॉफिट कितना है बच्चे? कोई चीज 1200 में अगर खरीद कर 1390 में बेच दी जाए तो क्या वहां 190 रुपए का प्रॉफिट होगा? यस। बस तो 10% ऑफ ए प्लस 20% ऑफ बी बराबर 190, और ए प्लस बी कितना है? 1200। ये दोनों सॉल्व करके आपको ए और बी का रेशियो बनाना है। कैसे करेंगे भाई? ऊपर वाला जो a प्लस बी है 1200, हमें किसी एक को एलिमिनेट करना है, तो 10% से गुणा कर दूं मैं ऊपर वाले समीकरण को। तो 10% ऑफ a प्लस 10% ऑफ b बराबर, इसका 10% कितना होगा? 120। मैंने क्या किया? मैंने ऊपर वाले समीकरण को ना 10% से गुणा कर दिया। मैंने 10% से गुणा कर दिया। अभी मैं बेसिक से करा रहा हूं आपको, है ना। अब ये दो समीकरण मुझे सॉल्व करने हैं बच्चे। इसमें से ये माइनस अगर मैं करूंगा तो इससे ये कट जाएगा। 20% में से 10% गया तो 10% ऑफ बी बराबर 190 में से 120 गया 70। तो बी कितना आ जाएगा? 70 गुणा 100 और बटे 10, यानी कि 700। तो बी कितना आ गया? 700। ए प्लस बी मुझे पता है 1200, तो ए कितना आ जाएगा? 1200 माइनस 700 यानी कि 500। और ए और बी का रेशियो पूछा है, वो कितना हो जाएगा? 500 और 700, यानी कि 5:7। ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा? 5:7। तो आपने क्या कहा? ए प्लस बी टोटल कॉस्ट प्राइस 1200 था, सेलिंग प्राइस 1390, प्रॉफिट कितना है? 190 लाभ। अब उसने कहा 10% ए और 20% बी बराबर कितने? लाभ कितना है? 190। अब मुझे ये वाला समीकरण और ये वाले समीकरण से ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने इस पूरे समीकरण को 10% से गुणा कर दिया,
तो ये मिला, ताकि ये ए कट जाए पूरा पूरा, इसमें से ये माइनस किया, 20 में से 10 गया 10% ऑफ बी, 190 में से 120 गया 70, 120 कहां से आया, जब आप 1200 का 10% निकालेंगे तो 120 आपको मिलेगा। तो यहां से बी कितना मिल गया 700 और ए कितना मिल गया 1200 में 700 गया तो 500, रेशियो आया 5-7, बिल्कुल सही है। ओके, एलिगेशन नहीं लगा पाओगे इसमें आप बच्चे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अलग अलग आपको दिया हुआ है। 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि दो समीकरण अगर मेरे पास है, किसी एक को हटाना होता है ना तो उसे बराबर करना होता है, इसीलिए यहां 10% ए था, यहां भी मुझे 10% ए बनाना पड़ा 10% से गुणा करके, इस वजह से मैंने 10 से गुणा किया। चलिए कुछ नई चीज सीखते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप दुकानदार हो, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। आप ना दुकानदार हो, एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए, आप मार्केट गए, आपने एक चीनी की बोरी ली, बड़ी वाली जो 50 किलो की बोरी आती है, 50 किलो की बोरी ली, बोरी पड़ी आपको 2,000 रुपए की, 2,000 रुपए की बोरी पड़ी, 50 किलो की जो बोरी है ना वो आपको 2,000 रुपए की पड़ी। आपके पास कोई साधन नहीं था, वहां ऑटो खड़े हुए थे, आपने उस बोरी को ऑटो में डलवा लिया। अब ऑटो में जैसे ही आपने डलवाया, ऑटो वाले ने कहा भाई साहब 100 रुपए लगेंगे किराए के। आपने कहा ठीक है भाई ले लियो, मेरी दुकान तक पहुंचा दे इसे गांव में। तो ऑटो वाले ने लिए 100 रुपए किराया। अब आप घर आ गए, आप घर आ गए, आपके पास एक ग्राहक आया और उसने कहा भाई मुझे एक बोरी पूरी की पूरी चीनी चाहिए, मेरे घर में फंक्शन है, क्या आप उसे 2,000 रुपए की दोगे? अगर आपको प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस ही कमाना है, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, फिर भी आप उसे 2,000 की वो चीनी की बोरी नहीं दोगे। आप कहोगे भाई मेरे लिए उसका मूल्य 2,000 नहीं है, मेरे लिए तो 100 रुपए किराया भी लगा है, मुझे तो वो बोरी 2,100 रुपए में पड़ी है। तो आप जब उसे बेचने जाओगे ना, तो अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस भी करना चाह रहे हो, कोई लाभ कोई हानि नहीं, तब भी आप उसे 2,100 में बेचोगे, और प्रॉफिट करोगे तो 2,100 से ज्यादा में बेचोगे। इन केस आपने 2,100 से कम में बेचा या फिर 2,000 में ही बेचा, जितने में आप खरीद कर लाए थे ना उस बोरी को, अगर आपने उतने में ही बेचा घर लाके, तो फिर आपने तो नुकसान कर लिया, आपने उस 100 रुपए का नुकसान कर लिया जो रिक्शे वाले ने आपसे लिए थे उसे घर तक लाने में। बात क्लियर हुई आपको? तो याद रखना, जब भी किराए वाला पैसा होता है ना, उसे हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ते हैं हम, तब जाकर मुझे पूरा क्रय मूल्य, ओरिजिनल क्रय मूल्य या फाइनल कॉस्ट प्राइस मुझे मिल जाता है। चलो दूसरा केस सीखते हैं। आपको पसंद आ गई, किसी की बाइक पसंद आ गई, आपने बाइक का रेट किया, आपने कहा भाई इसके मैं दे सकता हूं 20,000 रुपए, तो उसने कहा भाई ठीक है 20,000 रुपए फाइनल हो गया 20,000 रुपए में। अब आप उसे घर ले आए, थोड़ा सा उसमें काम वाम कराया, मरम्मत कराई, उसकी मेंटेनेंस सर्विस वगैरह कराई, टायर वायर बदलवाए आपने उसके, और खर्चा आ गया मान लो 8,000 रुपया। भाई टायर वायर बदले 2,000-3,000 के तो टायर ही बदलते हैं, सर्विस अगर अच्छी सी कराओ तो 2,500-3,000 की सर्विस हो जाती है, तो 5,000 तो यही हो गए। और भी एक दो काम कराए, इंडिकेटर वगैरह ये सब आपने कराए, और 8,000 रुपया आपका खर्चा आ गया। आपके लिए उस बाइक का कॉस्ट प्राइस कितना है? अगर मैं कहूं आपके लिए उस बाइक का जो कॉस्ट प्राइस होगा, क्या वो 20,000 रुपए होगा जो आपने अपने दोस्त को दिए थे? नहीं, आप अगर उसका कॉस्ट प्राइस कहेंगे ना, तो आप कहेंगे सर 28,000 रुपए है, क्योंकि मैंने उससे खरीदा 20,000 में और तुरंत मिस्त्री के पास ले जाकर डाल दिया कि भाई 8,000 रुपए उसमें लगे, और टोटल जो आपका कॉस्ट प्राइस पड़ा वो 28,000 रुपए पड़ा, क्योंकि यहां 8,000 रुपए मरम्मत के भी हैं, तो मरम्मत का पैसा भी जुड़ के कॉस्ट प्राइस बनाता है। ये बात क्लियर हुई? चलो एक केस और, एक केस और, एक केस और है। भाई आप मान लो शहर गए या 2-3 शहर दूर गए, आपने ना, आपका बिजनेस है तरबूज का, गर्मी चल रही है तो तरबूज का आपका बिजनेस है, तरबूज का बिजनेस किया आपने, छोटा हाथी होता है, छोटे हाथी में तरबूज भरवा लिया, सब कुछ
कर करा के चल दिए आप, और एक गाड़ी तरबूज की पड़ी मान लो आपको 2 लाख रुपए की, एक गाड़ी तरबूज की पड़ी आपको 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए के उसमें तरबूज भरे हुए हैं, छोटा हाथी बड़ा हाथी जो भी है, बड़ा कैंटर वेंटर जो भी है, तो 2 लाख रुपए के तरबूज आपने भरवा लिए, बहुत बड़ा काम है आपका तरबूज का। रास्ते में जो स्टेट जीएसटी वगैरह वाले होते हैं उन्होंने आपको रोक लिया, एक्साइज वगैरह वाले जो भी हैं, अब उन्होंने टैक्स लगा दिया, और टैक्स लग गया भारी, टैक्स लग गया भैया 30,000 रुपए का, ये 30,000 रुपए का टैक्स है, आपकी गाड़ी पे टैक्स लगा दिया, चालान काट दिया आपकी गाड़ी का, चालान काट दिया। अब जैसे ही चालान कटा 30,000 का, आप लेकर आए घर, आपके लिए वो गाड़ी कितने रुपए की पड़ी? क्या आप अगर उस गाड़ी को तुरंत अगर बेचने जाओगे तो क्या 2 लाख में बेचोगे? नहीं भैया, 2,30,000 से कम में बेचने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो टैक्स वाला पैसा भी आपके कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ता है। बात क्लियर हुई? तो चाहे पैसा मरम्मत का हो, चाहे पैसा आपका किराए का हो, चाहे पैसा टैक्स का हो, अगर किसी वस्तु को खरीदने के बाद उस पर लगाया जाता है तो वो आपके कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ता है। बात क्लियर है? चलो सवाल देखते हैं। सवाल है ये, बड़े आसान से सवाल से शुरू करूंगा, और इस टाइप के सवाल ही आज मुझे डिस्कस करने हैं, और अच्छे लेवल के सवाल, आसान तरीके से अच्छे लेवल के सवाल मैं कराऊं, 2-2 लाइन के तरीके से आज मैं आपको कराने वाला हूं। एक बार ये सवाल देखो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। सोहन एक पुरानी कार 2,47,000 में खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 18,000 रुपए खर्च करता है, और यदि कार को 2,78,250 में बेचता है तो बताओ उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो मरम्मत का पैसा होता है वो कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ता है, वो कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ता है। तो अगर मैं कार का क्रय मूल्य आपसे पूछूंगा तो 2,47,000 में तो सोहन ने वो कार खरीदी है, और 18,000 रुपए उसकी मरम्मत पे लगाए हैं, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 8-7-15, 4 और 1 5 और 1 6, 2,65,000 रुपए ये उस कार का कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है? उसे बेचा कितने में है? 2,78,250। अब आपसे पूछा है कि बताओ भैया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब कोई कार आपको 2,65 में पड़ी और 2,78,250 में आपने बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, प्रॉफिट कितना आएगा? 0। 5 में से 0 गए 5, 2 में से 0 गए 2, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 6 गया 1, 13,250 का आपको प्रॉफिट हो गया। अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे भाई तो 13,250 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है? 265, 000 इंटू 100, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ये कितनी बार जाएगा? 2 पंजे 10, 6 पंजे 30, 5 पूरे 25, पूरा 5 बार कट गया, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 5%। योर करेक्ट आंसर। ओके, बात क्लियर है? मरम्मत का पैसा भी उसी में जुड़ेगा। चलो थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ाते हैं, हर लेवल का सवाल कराऊंगा इस टाइप के, जहां मरम्मत और मरम्मत का सारा पैसा ना, जितनी पॉसिबिलिटी एग्जामिनर जा सकता है वो सारे क्वेश्चंस आज मैं आपको कराने वाला हूं। एक बार देखेंगे इस सवाल को। अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्चे कर दिए। पुराना कंप्यूटर खरीदा और 110 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए। अब ये नहीं बताया कि कितने में खरीदा है, लेकिन ये जरूर पता है कि खरीदकर 110 रुपए मरम्मत पे खर्च कर दिए। फिर उसने इसे भोला को 20% के लाभ पर बेच दिया, भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन को बेच दिया, और चंदन ने अंततः इसे 10% के लाभ पर 1188 में बेच दिया। अरुण ने कंप्यूटर कितने में खरीदा था? ये आपसे पूछा है, ऐसे सवाल मैंने कराए हैं आपको। तो आपने करना क्या है?
रेशियो मेथड का या तो यूज कर लो या बिना रेशियो मेथड का भी यूज कर सकते हैं आप। मैंने दोनों तरीके आपको सिखाए थे। भाई आप मुझे एक बात बताओ, यहां से सवाल को स्टार्ट करिए, यहां से स्टार्ट करिए कि अरुण ने भोला को 20% के लाभ पर कोई कंप्यूटर बेचा, भोला ने 10% की हानि पर चंदन को बेचा, चंदन ने 10% के लाभ पर इतने में बेच दिया। तो जो ये 1188 रुपए है, क्या ये सबसे लास्ट वाले का कॉस्ट प्राइस है? ये बताया था मैंने आपको कि क्या जो ये 1188 रुपए है, ये सबसे लास्ट वाले का कॉस्ट प्राइस है? सबसे पहले वाले का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं हम रेशियो मेथड से। और जैसे ही आपने सबसे पहले वाले का कॉस्ट प्राइस निकाला, उसमें से 110 माइनस कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कितने में खरीदा था। क्योंकि जो आपका सबसे पहले वाला कॉस्ट प्राइस आएगा ना, वो मरम्मत का पैसा जुड़ने के बाद का पैसा होगा। उसमें से मरम्मत का 110 हटा देना, जो आएगा उतने में उसने खरीदा था। क्यों घटाएंगे? क्योंकि यहां से सवाल शुरू हुआ है और यहां से वो कंडीशन थी जब अरुण ने मरम्मत का पैसा जोड़ लिया था, फिर उसके बाद भोला को बेचा। मरम्मत का पैसा जोड़ने के बाद भोला को बेचा था उसने। तो जब आप यहां वाला कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो उसमें से मरम्मत का 110 रुपए हटाना पड़ेगा। रेशियो मेथड से करें तो सबसे पहले बताओ 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। मैं अब लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, क्योंकि आप सबने पढ़ा है और पूरे परसेंटेज में पढ़ाया मैंने। तो भोला को 20% के लाभ पर बेचा, तो 20% के लाभ पर यानी कि 5 से 6 कर दो। भोला ने इसे 10% की हानि पर बेच दिया। 10% की हानि का मतलब है 10% की हानि का मतलब है 10 से कितना 9। और आगे चंदन ने इसे 10% के लाभ पर बेचा, और 10% का लाभ है 10 से 11। इधर गुणा करिए, कितना आएगा 500। इधर गुणा करिए, ये कितना जाएगा भाई 9 छिक्के 54 और 11 चौके 44, 11 पंजे 55 और 4 59। अब जो इधर कॉस्ट प्राइस आया है ना, ये सबसे लास्ट वाले बंदे का आया, जो कि 1188 है। इधर जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो अरुण का कॉस्ट प्राइस आएगा। तो मुझे पता है 594 यूनिट का मान कितना है 1188। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई 1188 बटे 594। ये कितनी बार, 2 बार कट रहा है क्या? बिल्कुल। तो 500 यूनिट का मान कितना है 500 गुणा 2, यानी कि 1000 रुपए। और बच्चे ये 1000 रुपए तो वो है जब अरुण ने मरम्मत के 110 जोड़ दिए थे। हमें बताना है कितने में उसने खरीदा था। तो इस 1000 में से 110 माइनस करेंगे, आएगा 890। यानी कि अरुण ने वो 890 रुपए में कंप्यूटर खरीदा था। क्लियर है? मैंने रेशियो मेथड लगाया, इधर वाला जो पार्ट आता है वो सबसे लास्ट वाले का कॉस्ट प्राइस, इधर वाला जो पार्ट आता है वो सबसे पहले वाले का कॉस्ट प्राइस, जो कि अरुण है। ठीक है, मैंने इसका दूसरा मेथड भी बताया था कि सबसे लास्ट वाला से स्टार्ट करेंगे, फिर ऊपर 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 चलते चले जाएंगे। वो तरीका आप खुद अप्लाई करना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। करिए इस सवाल को, मजा आएगा। अब आज के सवालों में वास्तव में बहुत गजब के सवाल हैं। आधा घंटा हो गया हमको? अच्छा। कपिल ने 320 प्रति फ्रॉक की दर से 100 फ्रॉक खरीदे, परिवहन पर 1000 रुपए। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें सारी पॉसिबिलिटी आपको दी हुई है, सारी पॉसिबिलिटी आपको दी हुई है। ये 320 प्रति फ्रॉक से 100 फ्रॉक तो उसने यहां खरीदे। अब परिवहन पर 1000 था खर्चा, परिवहन पर ट्रांसपोर्टेशन का। उसने प्रति फ्रॉक 1.5 रुपए का टैक्स भी दिया, कर प्रति फ्रॉक। और श्रम शुल्क यानी कि लेबर चार्ज 500 रुपए था। सारी पॉसिबिलिटी है, तो कॉस्ट प्राइस में ये सारे के सारे जोड़ेंगे और फिर वह 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो बताओ प्रति फ्रॉक विक्रय मूल्य कितना होगा?
बताओ। मेरी क्लास में तुम डरते हो यार। ये मास्टर पता नहीं कब तक क्लास ले ले। 70 तक जाना है मुझे। अभी मैं 55 पे हूं। अब 70 तक तो आज मुझे जाना ही है। तभी कल हम कुछ और पढ़ पाएंगे। अब 70 तक कितने बजे तक जाएं वो आप खुद देख लो। आंसर ऑप्शन नंबर बी है भाई। क्या बोलते हो? बी है या डी है? डी भी बता रहे हैं तो डी भी आंसर है। बी बता रहे हैं तो बी। चलो पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं। बेसिक कर लेते हैं, हालांकि ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलो देख लेते हैं। कपिल ने 320 फिरती फ्रॉक की दर से 100 फ्रॉक खरीदे। अभी कॉस्ट प्राइस ही निकालना चैलेंजिंग काम है। तो 320 एक फ्रॉक का मूल्य, तो 100 का मूल्य कितना हो जाएगा? 32,000। बचे इतने के तो उसने पैसे दिए हैं। ये तो अभी जेब, अभी तो ट्रांसपोर्टेशन लो, टैक्स लो, लेबर चार्ज लो, सारा खर्चा जोड़ना है। तो 32,000 तो उसने फ्रॉक के रुपए दिए। अब परिवहन पर 1,000 रुपया जोड़ दो। 1,000 रुपया परिवहन का जोड़ दो। ठीक है, आगे चलो। प्रति फ्रॉक 1.5 रुपए का टैक्स। पर फ्रॉक 1.5 रुपए का, यहां 1.5 रुपए मत जोड़ना। पर फ्रॉक 1.5 रुपए है। पर फ्रॉक, फ्रॉक कितने हैं? 100 फ्रॉक है। और अगर एक फ्रॉक पर 1.5 रुपए का टैक्स देता है तो कितना टैक्स देगा टोटल? टोटल देगा 150 रुपए का टैक्स। तो यहां 150 रुपए भी जोड़ दो। टोटल 150 रुपए का टैक्स देगा ना। एक फ्रॉक पर 1.5 रुपए बनता है टैक्स, तो 100 पर कितना बनेगा बच्चे? 150 रुपए। आगे चलो। और श्रम शुल्क कितनी है? 500 रुपए। 500 रुपए श्रम शुल्क भी जोड़ दो। कितना आ गया? 0, 5, 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 3, ये आ गया भैया 33,650 रुपए। ये तो कॉस्ट प्राइस पड़ा उसका, सीपी। अब वो 10% का लाभ भी कमाना चाहता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? जरा बताना, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 33,650। और अगर 10% का प्रॉफिट कमाया जाए तो 110% में कोई चीज बेची जाएगी। अगर किसी चीज पर 10% का लाभ कमाया जाता है ना, तो वो 110% में बेची जाती है। हमें बताना है प्रति फ्रॉक, एक फ्रॉक का मूल्य कितना होगा। फ्रॉक कितने हैं? 100। और 100 फ्रॉक का कॉस्ट प्राइस है ये। तो प्रति फ्रॉक का मूल्य कितना आ जाएगा भाई? प्रति फ्रॉक का आ जाएगा 33,650 गुणा 11/10। 0 से 0 कट गया ना, बटे 100। बटे 100 हम कर देंगे क्योंकि हमारे पास जो है 100 फ्रॉक हैं। और एक फ्रॉक कितने में आएगा? बटे यहां हम कर देंगे। 0 से 0 गया, 11 की गुणा करना अंदर जरा। 11 पंजे 55, हासिल के 5, 11 छिक्के 66, 66 और 5 71, हासिल के 7, 11 तिया 33, 33 और 7 40, हासिल के 4, 11 तिया 33 और 4 33, और बटे 100 कितना आ जाएगा? 370.15। कहीं ऑप्शन में है क्या? बी। बिल्कुल सही। अब ये तो हमने चलो किया। मैंने शुरू में कैसे बता दिया था कि इसका आंसर ऑप्शन बी है जी? क्योंकि मैंने सवाल की सबसे लास्ट में देखा था कि वो फ्रॉक को ना 10% के लाभ पर बेचना चाह रहा है। फ्रॉक को 10% के लाभ पर बेचना चाह रहा है। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा ना, वो 110% होगा। और 110 में एक 11 जरूर होता है। 11 धाम 110, और मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होगा। देखो, जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था तो 11 मुझे मिला था ना, एक यहां पर रास्ते में 11 भाई साहब मिले थे। और फिर 11 की मल्टीप्लाई होके ये बन गया था मेरे पास। तो इसका मतलब अगर वो 10% के लाभ पर बेचना चाहता है तो मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। और 11 की मल्टीप्लिसिटी कहती है अल्टरनेट का सम का जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा। तो यहां तो 11 से मल्टीपल नहीं है भैया। 5 3 8 5 13, 8 4 12, डिफरेंस 1 बन रहा है। इसको तो छोड़ो। ये कितना बन रहा है? 3, और 9 और 8 17, ये भी नहीं बन रहा है। 6 और 3 9, 5 3 8, डिफरेंस 1, ये भी नहीं बन रहा है। ये देख लो,
3 5 3 8, 7 और 1 8, डिफरेंस बन गया 0। तो यही एक ऑप्शन है, एकमात्र ऑप्शन है जो 11 से कटता है और मेरा आंसर हो जाएगा। ये शुरू में डिसाइड कर लिया था, लेकिन ये बेसिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो ये चीज आपको आनी चाहिए। पहले तो सारा पैसा जोड़ा और इसका कॉस्ट प्राइस निकाला, फिर 10% के लाभ पर बेचना था तो इसका 110% निकाला, और फिर प्रति फ्रॉक का मूल्य निकालना है तो बच्चे मेरे पास 100 फ्रॉक है तो 100 से डिवाइड कर दिया तो प्रति फ्रॉक का मूल्य आ गया। हाँ, टैक्स पर फ्रॉक बोला है ना, तो 100 फ्रॉक है तो एक फ्रॉक पर 1.5 रुपए का टैक्स, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 150 का, वही तो निकाल दिया मैंने। चलिए आगे चलते हैं। ये बताओ, बताओ इसे। फिर आप तो बात कर रहे थे, फिर आपने सॉल्व कब किया? यही तो है, यही तो है सारा खेल। हाँ ठीक है, चलो। एक फ्रॉक फ्रॉक कह रहा हूं, एक व्यापारी ने 120 रुपए भेड़ प्रति भेड़ की दर से 60 भेड़ खरीदी। 120 रुपए में एक भेड़ आती है और ऐसी उसने 60 भेड़ खरीदी हैं। उसने उनमें से 40 को 150 रुपए के हिसाब से बेच दिया। अन्य 10 भेड़ों की मौत हो गई। शेष भेड़ों का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे 800 रुपए का टोटल प्रॉफिट कमाना है तो? सबसे पहले हमारा फोकस होगा उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, उसकी जेब से कितना गया। भाई 120 रुपए की एक भेड़ आती है, ऐसी उसने 60 भेड़ खरीदी हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे 120 रुपए की एक भेड़ और 60 भेड़ कितनी है, 12 छिंग 7200 रुपए की 60 भेड़ पड़ी। 7200 रुपए की 60 भेड़ पड़ी, उनमें से 40 को 150 के हिसाब से बेचा, 10 भेड़ की मौत हो गई। ये बीच का जो खेल है 2 लाइन का, ये सेलिंग प्राइस का है। अंततः वह 800 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है। एट द एंड वह 800 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो अगर मैं उसका सेलिंग प्राइस आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 7200 में तो उसने खरीदा था और वो कह रहा है 800 रुपए का प्रॉफिट कमाना है जी। तो भैया क्या 8000 रुपया उसका सेलिंग प्राइस होगा? क्या 8000 उसका सेलिंग प्राइस होगा? अब 7200 से 8000 तक गाड़ी कैसे पहुंची, वो बीच की 2 लाइन डिसाइड करेंगी। कैसे कि 40 को तो 150 रुपए के हिसाब से बेचा, तो 40 भेड़ का सेलिंग प्राइस कितना है 150 के हिसाब से? 6000 रुपए। 6000 रुपए तो 40 भेड़ का मूल्य है। और आगे उसने कहा कि भैया 10 भेड़ मर गई, 10 भेड़ जो है वो मर गई। 40 भेड़ की वो बात कर रहा है, कर चुका है। 60 भेड़ टोटल हैं, 10 भेड़ मर गई, तो बची कितनी है 40 और 10 50, और 10 भेड़ बची हैं। 10 भेड़ बची हैं, कितने में बेचनी है इसे? 8000 रुपए टोटल सेलिंग प्राइस है, 6000 रुपए की बेच चुका है। टोटल कितने में बेचेगा बची हुई को? भैया 2000 रुपए में। कितने में बेचेगा? 2000 रुपए में। और कितनी भेड़? 10 भेड़। तो एक भेड़ कितने में बेचेगा? 2000/10। ये आ गया 200 रुपए। एक भेड़ कितने में बेचेगा? 200 रुपए में। इससे ज्यादा सिंपल और कोई तरीका इसका नहीं हो सकता है। जैसा सवाल ने कहा मैंने वैसे वैसे लिख दिया। सवाल ने कहा 120 रुपए के हिसाब से 60 भेड़ खरीदी, मैंने कॉस्ट प्राइस निकाला 7200। लास्ट में उसने कहा भैया 800 रुपए का टोटल प्रॉफिट कमाना चाहता है, कैसे कैसे बेकी वो बाद के बीच की बात है, लेकिन एट द एंड वो 800 रुपए का प्रॉफिट टोटल कमाएगा। तो सेलिंग प्राइस मैंने पहले निकाल दिया 8000 रुपए। अब कैसे कैसे उसने व्यापार किया,
वो बीच की कहानी है कि 40 को 150 के हिसाब से बेचा, तो 40 का सेलिंग प्राइस कितना है, 40 गुना 150 यानी कि 6000। टोटल 8000 का सेलिंग प्राइस बनाना है, 6000 का सेलिंग प्राइस वो कर चुका है, तो क्या 2000 और कमाने हैं अभी उसे, 2000 और कमाने हैं। भेड़ कितनी बची हैं, 40 भेड़ वो बेच चुका है, 10 भेड़ मर गई, 10 भेड़ और बची क्योंकि टोटल 60 है, और वो 2000 में बेचेगा, एक भेड़ 200 रुपए में। एक भेड़ कितने में, 200 रुपए में। चलो आगे आ जाओ। ये करो। सस्ती भेड़ एक विक्रेता ने 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 45 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल की दो किस्म 3:7 के अनुपात में मिलाया। यदि वह मिश्रित किस्म को 65 के हिसाब से बेच देता है तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है, क्या होगा। आसान सवाल है, बहुत आसान है, मैं तो जस्ट एज अ टाइप वाइज लेकर आया हूं, बाकी है ये आसान सवाल। सर मेरा नाम के लिए ऐसा बोला होगा, आप नाम नहीं लिए, क्या बोल रहे हो। अर्थमेटिक सीजीएल वाले बच्चों का इस महीने के लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा, सीएचएसएल वालों का नेक्स्ट मंथ के एंड में कंप्लीट हो जाएगा। एक विक्रेता ने 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 45 के हिसाब से चावल की दो किस्म 3:7 के अनुपात में मिलाई और उसने मिश्रण को 65 के हिसाब से बेच दिया, तो बताओ क्या करें, उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। भाई पहले ये बताओ उन चावल की जो किस्म है उनका अनुपात कितना है, 3:7 का अनुपात है वजन का। मैं मान के चलता हूं, मैं मान के चलता हूं कि 3 यूनिट ये वाले चावल हैं तो 7 यूनिट ये वाले चावल हैं, ऐसा मैंने मान के चला। 3 यूनिट ये वाले चावल और 7 यूनिट ये वाले चावल। 60 रुपए जो रेट है वो इनका है, 60 रुपए पर केजी, और दूसरे वाले का रेट कितना है, 45 रुपए पर केजी। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना है। भैया आपको मैंने बोला कि मान के चलो 3 यूनिट चावल है, एज्यूम, लेटस एज्यूम 3 यूनिट चावल है, और वो 1 किलो 60 के खरीदता है, तो 3 किलो कितने के खरीदेगा, 180 के। यहां 7 किलो चावल है और 45 के रेट से कितना खरीदेगा, 7×5 = 35, हासिल का 3, 7×4 = 28 और 3 = 31, 315 के इन्हें खरीदेगा। कुल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 5, 8 और 1 9, 3 और 1 4, ये 495 रुपए जो है ना, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, जब मैंने माना है कि ये 3 किलो चावल है और ये 7 किलो चावल है। अभी उसने बोला कि जब वो बेचने गया, जब बात आई सेलिंग प्राइस की, तो सभी उसने मिला दिया आपस में और मिलाकर 65 के हिसाब से बेच दिया। तो जब वो सारे चावलों को मिलाएगा तो चावल कितने किलो के हो जाएंगे भैया, 3 किलो ये, 7 किलो ये, चावल हो जाएंगे 10 किलो। टोटल कितना, 10 किलो, और 1 किलो 65 के बेचता है, तो टोटल कितने के बेचेगा, 650 रुपए के। अब कोई चीज वो 495 की खरीद कर लाया है और 650 में बेच रहा है, क्या आप प्रॉफिट परसेंट नहीं बता पाओगे। सर 10 कहां से आया, बच्चे 10 ऐसे आया कि 3 किलो चावल ये, 7 किलो ये, टोटल कितना, 3 और 7 10, और बेचते टाइम 65 के रेट से बेचता है सभी मिश्रण को, तो 10 किलो चावल टोटल हैं, 65 के रेट से 650 के बिकेंगे, और खरीदते टाइम अलग अलग रेट पे खरीद कर लाया था, तो 495 का खरीद कर लाया था। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, आप प्रॉफिट बताओ कितना है। भाई ये आ जाएगा 155 का प्रॉफिट है, मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आप 650 में से 495 घटाओगे तो 155 का प्रॉफिट आएगा, कितने पर, 495, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस वही है, और इंटू 100। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा।
बताएंगे भाई, 5 से काटे क्या? 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 4 5 नाम 45, 31.31। भाई आप देखो, अब आपके पास दो ऑप्शन है यहां कि या तो आप इसे पूरा कैलकुलेट करो, या फिर आप एक बात सोचो कि अगर मैं यहां इस 99 को थोड़ी देर के लिए 100 मान लूं। देखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं तुम्हें अप्रोक्सीमेशन की। अगर मैं इस 99 को थोड़ी देर के लिए 100 मान लूं, तो मेरा जो आंसर आएगा ना, वो थोड़ा सा 100 मानने पर थोड़ा सा कम आएगा। मेरा जो आंसर है वो 100 मानने पर, क्योंकि नीचे वाली संख्या अगर मैं बढ़ा देता हूं तो भैया ओवरऑल संख्या कम हो जाती है। तो अगर मैंने इस 99 को 100 माना, तो बहुत थोड़ा सा दशमलव में मेरा आंसर कम आएगा। 100 से 100 कट गया, 31% बना। लेकिन ये मेरे एग्जैक्ट आंसर से ना थोड़ा सा कम है। इससे इतू सा ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो बहुत कम है, केवल 31.31। अगर आप चाहो तो आप ऐसा कर लो भैया, क्या कर सकते हो, 3100 को 99 से डिवाइड कर लो, तब भी आपका आंसर यही आएगा। मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वाला काम यूज किया, मैंने इस 99 को 100 मान लिया, मेरा आंसर इतू सा कम आया 31%, उससे थोड़ा सा ज्यादा 31.31 मेरा आंसर है। ओके। अच्छा, नहीं, मेंस के लिए अलग से बैच पढ़ने की जरूरत नहीं है अनिकेत भाई, आपको ये बैच सफिशिएंट है। मैं तो कहता हूं जिस बच्चे ने इस बैच के प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, या फिर उसके पास होंगे प्रॉपर नोट जो हम देते हैं, और बहुत ईमानदारी से वो इस बैच को पढ़ रहा होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, मत लेना कोई भी एडवांस मेंस के लिए बैच। विश्वास करके पढ़ लेना, मत लेना। ये सवाल करो। बताइए जल्दी से। कल क्या होगा? कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। डीडीए, हाँ, सीजे लेवल है। ए ने 54.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 38 किलो चावल खरीदे, 62 रुपए के हिसाब से 45 किलो चावल खरीदे, 48 रुपए के हिसाब से 55 किलो चावल खरीदे, और उसने मिश्रण को 65 के हिसाब से बेच दिया। लाभ या हानि परसेंट देख लो। इससे ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल नहीं बना सकता एसएससी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है भाई, बिल्कुल है इसमें कैलकुलेशन। तो क्या करें? 54.5, पहले तो कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। 54.5 के हिसाब से 38 किलो चावल खरीदे, प्लस 62 के हिसाब से 45 किलो चावल खरीदे, प्लस 48 के हिसाब से 55 किलो चावल खरीदे। ये तो उसका कॉस्ट प्राइस है, ये तो कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस निकालो, पहले ना क्रय मूल्य निकालो क्या होगा। इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? मल्टीप्लाई करें, कर लो भैया। 38 पंजे कितना होता है? 190। 190 का जीरो, हासिल का 19, भाई 3 पंजे 15 और 8 पंजे 40। 38 चौके कितना होता है? 3 चौके 12, 8 चौके 32, 152। 152 और 19 कितना होता है? 152 और 19 होता है 171 का एक, हासिल का 17। 138 पंजे, फिर 190 हो जाएगा। 190 और 17 कितना होता है? 207। 207। और यहां पॉइंट है, तो हमने क्या कर दिया? पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, है ना। तो 2071 रुपए तो यहां से आ गए, प्लस इसको गुणा करना भाई जरा। 62 पंजे कितना होता है? 6 पंजे 30, 2 पंजे 10, 310, हासिल का 31। 62 चौके कितना होता है? 6 चौके 24, 2 चौके 8,
248, 248 और 31 कितना होता है? 8 और 1 9, 4 3 7, 279 हासिल का 27 या 27 यही आ जाएगा 279। 2790 का ये हो गया, प्लस इनको गुणा करना भाई जरा। 48 पंजे कितना होता है? 4 पंजे 20, 8 पंजे 40, 240 हासिल के 24, और 240 और 24 होता है 264। ये कॉस्ट प्राइस आ गया। जोड़ लो जरा सबको, कितना आएगा? ये आएगा आपका 1 और 4, 9 और 4 13, 13 और 7 20 हासिल का 2, 6 7 6 13, 13 और 2 15 हासिल का 1, 2 2 4 2 6 और 1 7। ये आ गया 7501, जो कि आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब बात आती है सेलिंग प्राइस की। 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा, और कितने किलो बेचा? कितने किलो? 38 किलो ये, 45 किलो ये, और 55 किलो ये। टोटल कितने किलो है? मैं सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूं, पहले वजन देख लो। टोटल 38, 45 और 55, और उसको कितने से गुणा करना है? 65 से। 5 5 10 8 18, 5 4 9 3 12 और 1 13, 5 5 10 8 18, 4 3 7 5 12 और 1 13, और इंटू 65। ये आप सेलिंग प्राइस निकालिए यहां से। सेलिंग प्राइस कितना आएगा भाई? 65 अट्ठे कितना होता है? 6 8 48, 480, और 5 अट्ठे 40, 520 हासिल का 52। 65 दिया कितना होता है? 195, 195 और 52, 5 2 7, 9 और 5 14, 247 हासिल का 24। 65 एकम 65, 65 और 24, 5 4 9, 6 और 2 8, 89। भाई देख लेना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है एक बार। ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट यूज कर सकते हैं। कैसे भाई? ये 7501 है ना, इसको 7500 मान लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। इसको 7500 मान लो, तो बाकी जो डिफरेंस वाली कैलकुलेशन है ना, वो बदल जाएगी। 54.5 इंटू 38, 2033। 54.5 इंटू, ये 2033 आएगा नहीं भाई। 38 पंजे कितना होता है? 190 का जीरो हासिल के 19, 38 चौके कितना होता है? 3 चौके 12, 8 चौके 32। अच्छा, चौके 12, 8 चौके 32, 152, 152 और 19 हासिल के 17। 38 पंजे 190 और 17, सही तो है? सही है, कैलकुलेशन सही है। मैंने ना इसको थोड़ी देर के लिए 7500 मान रहा हूं, 7500 मान रहा हूं। तो अब कितना प्रॉफिट है ये देख लो। 9 और 5 1470 का प्रॉफिट आया, 1470 का कितने पर? 7500 पर, और इंटू 100। ये जीरो से जीरो गया, ये कितनी बार जाएगा जरा देखना? 5 से जाएगा 15 बार। 5 दूनी 10, 4 5 नाम 45, 2 5 चौके 20। ये लगभग कितना जा रहा है? 15 एकम 15, 19 पॉइंट समथिंग जाएगा, क्योंकि ये 29 है। बच्चे 19.6 बिल्कुल सही, मैं ऑप्शन लगा सकता हूं सी, 19.6। क्योंकि ये अगर 30 होता तो ये पूरा 2 बार कट जाता, लेकिन ये एक बार गया है तो दूसरा 9 टाइम्स जाएगा। 19.6 बिल्कुल सही जवाब, सभी का आ रहा है 19.6। ओके, आपका आंसर कितना है? 19.6। ठीक है, मैंने इसको बस थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट माना है, और कुछ भी नहीं है। चले आगे। बस देखो, इसमें सवाल में कुछ था नहीं भाई, कैलकुलेशन थी सारी, सिंपल सा सवाल था। बस कॉस्ट प्राइस निकालना था गुणा करके अलग अलग, और जो कि आया आपका इतना, अलग अलग जोड़ा, ये आया आपका 7500। सेलिंग प्राइस टोटल वजन कितना है जोड़ लिया, 65 से गुणा कर दिया, 65 के हिसाब से बेचा, ये आ गया। प्रॉफिट परसेंट देखना है, देखा? एग्जामिनर अगर चाहे तो कितना डेविएट कर सकता है आपकी कैलकुलेशन को, आप ये खुद देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। ये सवाल करिए।
करेंगे भाई सवाल को? सवाल है, एक दुकानदार के पास 2220 किलो चावल है। चावलों के एक भाग को वह 20% के लाभ पर और 12% लाभ पर बेचता है दूसरे भाग को। ओवरऑल उसे 18% का लाभ होता है। तो बताओ 12% के लाभ पर बेची गई मात्रा क्या होगी? एलिगेशन लगाओ, सीधा एलिगेशन लगाओ कि एक भाग को 20% लाभ पर, दूसरे भाग को 12% के लाभ पर, और कुल मिलाकर 18% का लाभ। एक भाग का परसेंट, दूसरे भाग का परसेंट, और दोनों का परसेंट दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं सर एक भाग 20% प्रॉफिट, दूसरा भाग 12% प्रॉफिट, और कुल मिलाकर 18% का प्रॉफिट। एलिगेशन लगाएंगे, 20 में से 18 गया 2, 18 में से 12 गए 6, यानी कि 1 और 3 का 3 और 1 का रेशियो आ गया। 3 और 1 का रेशियो आ गया। भाई सिंपल सा सवाल था, टोटल उसके पास इतने किलो चावल थे, एक भाग को उसने इतने परसेंट के प्रॉफिट पर, दूसरे को इतने परसेंट, और दोनों को मिलाकर इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो सेंटर में रख दिया मैंने। तो टोटल कितने किलो है? 2220। 3 और 1 4 यूनिट का मान कितना है? 2220। एक यूनिट का मान 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, इतना आ गया। उसने कहा 12% पर बेची गई मात्रा, वो तो एक यूनिट है, और एक यूनिट का मान 555 केजी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। और अगर कहता कि 20% पर मात्रा कितनी होगी, वो 3 से गुणा कर देते बस। ये तो बड़ा सिंपल सवाल है। ऐसे ही सिंपल सिंपल सवाल है, डोंट वरी। ये सवाल करिए। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता है। वजन के वर्ग के साथ बदलता है। 6084 मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है, जिसका वजन 3:1 के अनुपात में होता है। तो काटने पर होने वाली हानि बता दो क्या होगी? पहली लाइन समझना बहुत जरूरी है। पहली लाइन समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसने कहा कि जो वजन है ना, वो सॉरी जो मूल्य है वो वजन के वर्ग के अनुरूप है। यानी कि अगर मैं कहूं कि उसका जो मूल्य है हीरे का, बच्चे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वजन का स्क्वायर। वजन का स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका। अब सवाल है कि 6084 रुपए का कोई हीरा है, उसको 3 भागों में काटा गया है, जो कि 3:1 के अनुपात में बनता है काटने के बाद। काटने पर होने वाली हानि हमें बतानी है क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ, जब काटा गया उससे पहले और बाद में दो कंडीशन बनती हैं कि पहले क्या सीन था और बाद में क्या सीन है। पहले क्या सीन है और बाद में क्या सीन है। पहले मुझे यह बताओ कि किस अनुपात में काटा गया है। आप कहेंगे सर 3:2:1 के रेशियो में काटा गया है। तो टोटल कितना हिस्सा था कटने से पहले? 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट था क्या कटने से पहले? मैंने तीनों को जोड़ दिया। तो कटने से पहले वजन कितना था? कटने से पहले वजन था 6 यूनिट। यूनिट में मान के चल रहा हूं मैं। और कटने के बाद वजन कितना हो गया? कटने के बाद वजन हो गया भैया 3:2:1 के अनुपात में। ये कटने के बाद वजन हो गया। अभी मैंने वजन की बात करी है, अब बात करता हूं मूल्य की। ऊपर की लाइन देखो जो मैंने लिखी है कि मूल्य जो है वजन के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। जो वजन है ना उसका स्क्वायर कर दो, वो मूल्य का प्रोपोर्शन आ जाएगा। अगर यहां 6 यूनिट वजन कटने से पहले था, तो भैया कटने से पहले मूल्य कितना था? 36 यूनिट। 6 का स्क्वायर कर देंगे हम।
और कटने के बाद अगर वजन इस अनुपात में है तो कटने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1, ये हो जाएगा 13 यूनिट। कटने से पहले मूल्य कितना था, 36 यूनिट। कटने के बाद मूल्य कितना हो गया, 13 यूनिट। तो नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया जरा बताना। 6 में से 3 गए 2 और 22 यूनिट का नुकसान हो गया। 22 यूनिट का नुकसान हो गया। आपको जो वैल्यू दी हुई है 6084, ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है, यानी कि 36 यूनिट का मान कितना है, 6084। एक यूनिट का मान कितना है, 6084 बटे 36। तो 6 12 36, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 3 एकम 3, 2 3 छिंग 18, 3 नाम 27। एक यूनिट का मान 169। उसने पूछा नुकसान बताओ कितना हुआ, हानि बताओ कितनी हुई है। तो 6 में से 3 गए 3, सॉरी नॉट, अच्छा ये 14 है, ये 14 है। 9 और 4 13 और 1 14। 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 1 गया 2, 22। अब ठीक है भाई, ठीक है ना। तो 169 यूनिट, एक यूनिट का मान 169 रुपए, तो 22 का मान कितना होगा, 22 इंटू 169। 22 निम्मा 198, हासिल के 19, 22 सिक्के 132, 132 और 19 151, हासिल के 15, 22 एकम 22 और 15 कितना होता है 37, 3518, 3718 सॉरी, 22 और 15 37, 3718, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि वजन की बात करूं तो कटने से पहले वजन कितना था, 3 2 5 और 1 6 यूनिट, मैंने पहले वाले पार्ट पे लिख दिया। बाद में वजन क्या हो गया, 3 2 1 के अनुपात में। और पहली लाइन में उसने बोला है कि जो मूल्य है वो वजन के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। तो वजन अगर 6 यूनिट है, मूल्य हो जाएगा 36 यूनिट। यहां मूल्य कितना होगा, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 14। कितने का नुकसान हो गया, 22 यूनिट का। हमें मूल्य दिया हुआ है पहले, तो 36 यूनिट का मान इतना, 1 का मान 69, तो 22 का मान आ गया 3718। ओके, चलो ये सवाल आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, डोंट वरी। ये भाई आपका होमवर्क है, कल आप लोग इसे करके आएंगे। और कल हम प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करके और परसों हम डिस्काउंट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो परसों डिस्काउंट पढ़ेंगे, कल हम प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर देंगे। कोई बात नहीं, ये वीक अगर हमारा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका सिलेबस टाइमली कवर करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास इस महीने में भी एडवांस में 4-5 दिन थे। तो वो बाकी एसआई बहुत छोटा सा चैप्टर है, सीआई भी एवरेज चैप्टर है। बाकी टाइम स्पीड डिस्टेंस के लिए मुझे 7 दिन चाहिए, जो कि लास्ट के 7 दिन है, 23 24 के बाद, और उससे पहले हो जाएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।